हेलो, मैं डॉक्टर चंद्रकला, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना में बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड में अपने सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम आपके साथ जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह टॉपिक है 73वां संशोधन अर्थात 73 अमेंडमेंट। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। सन 1993 में पंचायत राज या ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन के संबंध में 73वां संवैधानिक संशोधन पारित किया गया। ठीक है, कब हुआ है? 1993 में। कौन सा है? 73rd। ठीक है, यह अमेंडमेंट है 73rd। इसके द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 अर्थात भाग 9 तथा एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो इसका जो खास बात है, जो आपको जाननी है, समझनी है, वो क्या है? इस अमेंडमेंट के द्वारा संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया जिसे हम भाग 9 कहते हैं। एक नई अनुसूची जोड़ी गई जिसे हम 11वीं अनुसूची कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और पंचायती राज की जो व्यवस्था है उसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो जितनी भी बातें, जितनी भी सेंटेंस मैंने आपको बताए हैं, सब महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, 1993 में पंचायत राज या ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन के संबंध में ये 73वां संवैधानिक संशोधन पारित हुआ। तो पहला मैंने आपको बताया पारित कब हुआ, उसके द्वारा इसमें क्या हुआ, यानी इसके द्वारा संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया जिसे हम भाग 9 कहते हैं, तथा एक नई अनुसूची जोड़ी गई जिसे हम 11वीं अनुसूची कहते हैं। ठीक है, और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस संवैधानिक संशोधन के आधार पर पंचायती राज के संबंध में प्रमुख रूप से निम्न व्यवस्थाएं की गई, वो मैं आपको एक रेखा चित्र के माध्यम से समझाती हूँ, जिसमें देखिए क्या क्या है, एक एक करके मैं आपको बताती जाती हूँ, फिर उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला है संरचना, जिसमें है ग्राम सभा। ठीक, दूसरा है त्रयस्तरीय ढांचा, 3 टायर स्ट्रक्चर। ठीक, तीसरा है चुनाव विधि। चौथा है सदस्यों की योग्यताएं। पांचवा है कार्यकाल। नेक्स्ट में है पंचायतों का निर्वाचन। एक और है इसमें, जिसमें है शक्तियां, प्राधिकार और दायित्व। एक और है जिसे वित्त आयोग की नियुक्ति कहा गया है। और लास्ट में जो आपको बता रही हूँ वह है प्रशिक्षण की व्यवस्था। ठीक, तो मैंने आपको ये बताया कि पंचायती राज के संबंध में जो व्यवस्था की गई है वो मुख्य रूप से क्या क्या है। उसमें ग्राम सभा बताया मैंने, 3 टायर सिस्टम बताया मैंने, चुनाव विधि बताई, सदस्यों की योग्यताएं बताई, कार्यकाल बताया, पंचायतों का निर्वाचन बताया, शक्तियां, प्राधिकार और दायित्व बताए, वित्त आयोग की नियुक्ति बताई और प्रशिक्षण की व्यवस्था दिखाई आपको। ठीक, अब इन पर विस्तार से चर्चा नहीं हो पाएगी, इसलिए हम क्या करेंगे, मुख्य चीज़ें और संक्षिप्त में देखने का प्रयास करते हैं। चलिए पहला उठाते हैं। पहला है आपका ग्राम सभा। इसमें क्या है, प्राथमिक स्तर पर ग्राम सभा गठित की जाती है। प्राथमिक स्तर पर ग्राम सभा गठित की जाती है। इस ग्राम सभा में क्या होता है, जो गांव के वयोवृद्ध व्यक्ति होते हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है, वो इसके सदस्य होते हैं।
कहने का तात्पर्य है कि गांव के वयोवृद्ध व्यक्तियों से मिलकर के ये बनती है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। यह ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन की प्रत्यक्ष लोकतंत्रीय संस्था मानी जाती है। प्रत्यक्ष है, लोकतंत्रीय संस्था है और लोकल लेवल पर है। ठीक, तीनों बातें मैंने बता दी। ये गांव में ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी जो राज्य विधानमंडल विधि बना करके निश्चित करेगा। जो राज्य विधानमंडल कानून बना करके इनके लिए तय करेगा, निश्चित करेगा, ये उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगी। ठीक, तो इस तरह से मैंने आपको बताया ग्राम सभा की पोजीशन। अब दूसरा उठाते हैं। दूसरा है त्रिस्तरीय ढांचा। इसमें क्या क्या है, देखिए इसका संगठन कैसे बना। इसमें त्रिस्तरीय यानी 3 स्तर तो हैं। पहला स्तर क्या है, ग्राम स्तर। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन होता है। ठीक, दूसरा स्तर है विकास खंड स्तर। तो विकास खंड स्तर पर खंड समिति का गठन होता है। ठीक है। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा है जिला स्तर पर, और जिला स्तर पर जिला परिषद या जिला पंचायत बनती है। तो इस तरह से ये 3 टायर स्ट्रक्चर है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें प्रत्येक स्तर पर कुछ विशिष्ट कार्य और दायित्व इनको दिए जाते हैं, उसके लिए कुछ अधिकार भी दिए जाते हैं, और प्रत्येक संस्था से कुछ विशिष्ट कार्य करने की अपेक्षा भी की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और तीसरा है चुनाव विधि। चुनाव विधि में क्या होता है, ग्राम पंचायतों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा और जिला परिषद के स्तर का अप्रत्यक्ष रूप से होगा। मैंने आपको 2 बताए हैं, पहला और लास्ट वाला, बीच वाला नहीं बताया अभी। पहला क्या है, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का चुनाव कैसे होगा, प्रत्यक्ष रूप से होगा। और जिला परिषद के स्तर पर जो चुनाव होगा वो कैसे होगा, अप्रत्यक्ष रूप से होगा। अब आते हैं बीच वाले पर, यानी मध्यवर्ती, अर्थात विकास खंड स्तर पर जो अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा वो कैसा होगा। अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, यह बात संबंधित राज्य सरकार द्वारा निश्चित की जाएगी। प्रत्यक्ष किया जाएगा या अप्रत्यक्ष किया जाएगा, इसका डिसीजन कौन लेगा, राज्य सरकार लेगी। ठीक, तो हमें इसमें ज़्यादा सोचना विचारना नहीं है, ये राज्य सरकार का काम है, वो जैसा डिसीजन देगी हम वैसा करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं। वो आप सबको पता है कि अनुसूचित जाति का कितना है और अनुसूचित जनजाति का कितना है और महिलाओं का कितना है। ठीक है, 30% महिलाओं का है इसमें, और इस तरह से ये रखा गया है। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, सदस्यों की योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। तो इस संबंध में वे ही सदस्य बन पाएंगे जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, अर्थात 21 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। ठीक, दूसरा देखिए, व्यक्ति प्रवर्त विधि के अधीन राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। जो व्यक्ति इसका सदस्य बनना चाहता है वह प्रवर्त विधि के अधीन राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। और तीसरी योग्यता क्या है, वह संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि के अधीन पंचायत का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यताएं रखता हूँ। अगर ये योग्यताएं हैं तो वो एलिजिबल है, अगर ये योग्यताएं नहीं है तो वो एलिजिबल नहीं है। ठीक, तो इस तरह से मैंने आपको चौथा टॉपिक डिस्कस किया जो था सदस्यों की योग्यताओं से संबंधित। अब इनका देखते हैं कार्यकाल क्या है। तो पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। ठीक है, ये तो निश्चित है 5 वर्ष का होगा, लेकिन इसके पूर्व भी उनका वेतन किया जा सकता है यदि परिस्थितियां विपरीत हैं। तो क्या हो सकता है, इसके पूर्व भी उनका वेतन किया जा सकता है यदि उस समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन ऐसा उपबंध हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं और देखते हैं पंचायतों के निर्वाचन की पोजीशन क्या है।
निर्वाचक नामावली तैयार करने का कार्य यही होता है। ठीक है, निर्वाचक नामावली तैयार करने और पंचायतों के सभी निर्वाचनों के संचालन का कार्य यही करते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या है, संचालन का अधीक्षण क्या होना चाहिए, निर्देशन कैसे होना चाहिए, नियंत्रण कैसे होना चाहिए, राज्य निर्वाचन आयोग में ही निहित होता है ये सारे के सारे कार्य। कौन करता है, राज्य निर्वाचन आयोग, उसी में ये निहित होता है। निर्वाचक नामावली तैयार कराना, पंचायतों के सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण करना, निर्देशन करना, नियंत्रण करना, ये सब किसके तहत है, राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होता है। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं शक्तियाँ, प्राधिकार और दायित्व क्या क्या होंगे। तो इसके लिए हमें वही 11वीं अनुसूची पर दृष्टिपात करना पड़ेगा। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों का उल्लेख है, यानी 29 विषय ऐसे हैं जिनका 11वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है, जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। यानी ये 29 विषय वे हैं जिन पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। कुछ उनमें से मैं प्रमुख विषय आपको बताती हूँ, वो क्या क्या है। देखिए, कृषि और कृषि विस्तार, ये इसी का विषय है। ठीक है, इस पर कानून बनाने का अधिकार शक्ति इन्हीं के पास है। भूमि सुधार, चकबंदी, लघु सिंचाई, पशुपालन, पेयजल की व्यवस्था, ईंधन चारा, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय, साथ ही परिवार कल्याण, स्त्री और बाल विकास, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर क्या होता है, पंचायतें विधि बनाने का कार्य करती हैं। इनको पावर दी गई होती है कि वो इन पर कानून बना सकती हैं, क्रियान्वित कर सकती हैं। ठीक है, तो शक्तियाँ, प्राधिकार और दायित्व मैंने स्पष्ट किए। अब चलते हैं आगे और चर्चा करते हैं वित्त आयोग की नियुक्ति। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राज्य स्तर पर एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। कब? प्रत्येक 5 वर्ष के बाद क्या होगा, राज्य स्तर पर एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। ये बात मैंने आपको समझाई। और अब एक और विषय है, वो है प्रशिक्षण की व्यवस्था। ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है। क्यों? क्योंकि पंचायतों के सभी स्तरों पर चुने हुए जो प्रतिनिधि आते हैं, उनकी संख्या छोटी मोटी नहीं है। लगभग 34 लाख लोग इसमें कार्यरत हैं। उन 34 लाख लोगों को बिना प्रशिक्षण के तो आप मैदान में नहीं उतार सकते। अर्थात उन 34 लाख लोगों के लिए आपको प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी, तभी पंचायतों का कार्य सुचारू रूप से चल सकेगा। क्यों? क्योंकि इनमें से अधिकतर जो प्रतिनिधि हैं प्रथम बार चुनकर आते हैं, तो उनको कोई अनुभव तो होता नहीं। अगर बार बार वही चुने जाएं तब तो अनुभव हो जाएगा और वो उसको प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन लगभग या ये कहें अधिकतर प्रतिनिधि जो हैं प्रथम बार चुन करके आते हैं, तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। ठीक है, इनमें से विशेषकर अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं तथा महिलाएं हैं। इनमें से 33% महिलाओं का जो है परसेंट है वो 33% है, इनमें से चुने जाते हैं। वो चुने हुए प्रतिनिधियों को विशेष दक्षता प्राप्त करनी होती है, अन्यथा फील्ड में सफल नहीं हो पाएंगे। वो अपने क्षेत्र में अपने कार्य को अमली जामा पहनाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि चुने हुए प्रतिनिधियों को विशेष दक्षता प्राप्त करनी होगी और इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ेगी।
और प्रशिक्षण की व्यवस्था पंचायतों को करनी पड़ेगी, तभी उनका कार्य सुचारू रूप से चल सकता है। तो बच्चों, आज हमने आपके साथ 73वां संविधान